परसेंटेज पार्ट 1 करते हैं शुरुआत। आज बेसिकली अरिथमेटिक शुरू हो रही है आपकी, अरिथमेटिक सेक्शन। अब ऑब्वियसली ये जो सेक्शन है, अगर आप देखें आपके आईबीपीएस क्लर्क में भी 14 से 15 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, 14-15 क्वेश्चन थे। 50 में से 14-15 क्वेश्चन एक सेक्शन से सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क मेंस में। जिनको अरिथमेटिक नहीं आती वो वही छोड़ के आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। एक डीआई कल ऐसी आई थी आईबीपीएस क्लर्क मेंस के पेपर में, जो डीआई आपको छोड़नी चाहिए थी और पहले अरिथमेटिक बनाना चाहिए था। जिन्होंने वो डीआई बना ली उन्होंने 30-35 के आसपास अटेम्प्ट किए। जिन्होंने वो डीआई छोड़ के पहले अरिथमेटिक बनाया उनके अटेम्प्ट 40+ चले गए। ठीक है, कल वाला पेपर एसबीआई पीओ प्री से भी आसान आया था, ये बच्चों का कहना है, मैंने तो नहीं दिया, मेरा मतलब स्टूडेंट्स का कहना है। बट मैं एक चीज को लेकर आगे सीरियस हो रहा हूँ कि मैं सारे एग्जामिनेशन खुद दूंगा अब आगे 2021 में, और खासकर मेंस में सिर्फ अपना क्वांट अटेम्प्ट करके आऊंगा, रीजनिंग इंग्लिश छोड़ के आऊंगा, रीजनिंग और इंग्लिश जीए छोड़ के आऊंगा, सिर्फ क्वांट अटेम्प्ट करके आऊंगा मेंस में, ताकि और रियल टाइम एक्सपीरियंस मुझे हो, ताकि आपकी क्लासेस में वो रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, और इसके अलावा आपके पेपर में जो बच्चे बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे, बहुत ही तगड़े तरीके से, जिन्होंने पिछले 1 साल से पढ़ाई की थी, वो बच्चे बहुत अच्छे अटेम्प्ट करके आए हैं और आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, अपनी तैयारी को और अच्छे से पॉलिश करो। ठीक है, अब परसेंटेज की बात करते हैं। पहले तो इसके नाम में क्या है, परसेंट। परसेंट हिंदी में प्रतिशत, फॉर एवरी 100, मतलब हमने 100 के रिस्पेक्ट में बात करनी होती है, उसको बोलते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है जी, तो इसके बारे में काफी हद तक हमने स्पीड मैथ्स में भी थोड़ा बहुत देखा था, अभी थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे इसकी। अब अगर आप इस टॉपिक को समझो, जैसे कि आपको पता है कि अगर हमने कुछ भी पर सेंट निकालना हो, प्रति शत निकालना हो, मतलब हर सेंट के लिए, मतलब हर 100 के लिए निकालना हो, प्रतिशत निकालना हो, तो जो भी फिनोमेना यूज किया जाता है उसको परसेंटेज कहा जाता है। इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है, आप सब अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन में हमको सिखाया जाता था, जब आपके मान लो स्कूल में मान लो 500 मार्क्स का पेपर होता था, 220 मार्क्स आते थे, तो आपको कहा जाता था ऐसे करके कैलकुलेट किया करो, ऑब्टेन मार्क्स को ऊपर रखा करो, जो टोटल मार्क्स थे उसको नीचे रखा करो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारे परसेंटेज निकल आएंगे। तो आप करते भी थे, कैलकुलेट भी करते थे आप ऐसे। बट एक बात समझिए ध्यान से, रटना नहीं होता किसी भी चीज को, समझना होता। अब परसेंट मतलब प्रति 100 के लिए बनाना है हमने, हर चीज 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है, तो वो परसेंटेज हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब अगर यही मार्क्स देखे जाएं जो 220 आए हैं 500 में से, अगर यही कैलकुलेट करना होता आपको, तो आप ऐसे देखते कि जब 500 मार्क्स का पेपर था तो मेरे 220 मार्क्स आए। अगर 1 मार्क का पेपर होता तो मेरे मार्क्स आते 220/500, और अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तब मेरे मार्क्स आते 220/500 into 100। तो क्या हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते थे परसेंटेज को? ऐसे ही कैलकुलेट करते थे बचपन में कि भाई 220 मार्क्स आए हैं, वो 500 का कितना परसेंटेज है। ऐसा क्यों करते थे, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते थे? अब समझ में आ गया, क्योंकि हमने यही चीज 100 के रिस्पेक्ट में देखी, 100 के रिस्पेक्ट में देखी, तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। 100 के रिस्पेक्ट में यानी कि पर 100, पर 100 को बोलते हैं सेंट, तो पर सेंट, तो ये ऐसे बना। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। अब परसेंटेज के अंदर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पोर्शन लेके आता है, एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, आपको पिक्चर भी शेयर कर चुका हूं, और इस बारे में हमने पहले भी सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत देखा है। तो हम आप उस टेबल का जिक्र तो नहीं करेंगे, बट हम उसका एक अलग फॉर्मेशन में जिक्र करेंगे। जैसे कि मान लो आपको कोई बोले कि 512.5%, कोई आपको बोले 766.66%, या फिर कोई आपको बोले 342.84%, कोई आपको ऐसा बोले, तो क्या करोगे आप, क्या क्या कैसे अप्लाई करोगे? तो इसको अगर देखा जाए तो इसको आप सोच सकते हो कि ये 500% है प्लस 12.5% है। इसको आप सोच सकते हो कि ये 700% है और ये 66.66% है। इसको आप सोच सकते हो कि 300% है प्लस 42.84% है। अब 500% की फ्रैक्शन तो हम सबको पता है कि 5 होती है, 100% की 1, तो 500% की 5, 12.5% होता है 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 40 + 1 41/8। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 700% क्या होता है, 7 होता है, 66.66% क्या होता है, 2/3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 23/3।
इधर अगर आप देखोगे 300% तो 3 होता है, 42.84% क्या होता है, 14.28% का 3 गुना, यानी कि 1/7 का 3 गुना, यानी कि 3/7। ये जो 42.84% होता है, ये 14.28% का 3 गुना होता है। 14.28% होता है 1/7, 1/7 का 3 टाइम्स 3/7। तो ये 3 + 3/7 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 24/7। ठीक है जी, ये 3 फ्रैक्शंस है। अगली चीज हमें और देखनी है, एक बहुत ही जरूरी, हाउ टू रीड अ परसेंटेज, क्योंकि सवाल तो सारे वहीं से निकल के आएंगे ना। हाउ टू रीड अ परसेंटेज, अब कैसे रीड करते हैं परसेंटेज को। अब मान लो कोई आपको बोले कि 71.42% है, इसको रीड करके दिखाओ, कैसे रीड करोगे। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ये है किसकी परसेंटेज, कहां से आया ये। तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, समझते जाओगे, वैसे वैसे आपको भी पता लगता जाएगा कि ये 14.28% का 5 गुना होता है। ठीक है, 5 गुना होता है। अब 14.28% का 5 गुना है अगर ये, तो यानी कि 1/7 का 5 गुना, यानी कि हम इसको बोलेंगे कि ये 5/7 है जी। ठीक है, तो 71.42% इज इक्वल टू 5/7। अब ये तो चलो फ्रैक्शन आ गई ना, इसको रीड कैसे करते हैं, सवाल ये है रीड कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं 7 का 71.42% 5 होता है। क्या बोलते हैं, 7 का 71.42% 5 होता है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। अब मान लो आपको कोई सिंपल सा परसेंटेज मैं आपको देता हूँ, मान लो 40% मैंने आपको दिया। 40% क्या होता है, 20% का डबल होता है। 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 का डबल मतलब 2/5। तो इसको रीड कैसे करेंगे, इसको अगर रीड करना होगा तो हम ऐसे करेंगे कि 5 का 40% 2 होता है। 5 का 40% 2 होता है, 5 का 40% 2 होता है। तो इसी तरीके से इसको अप्लाई करके दिखाता हूं आपको दो जगह पे। पहले तो समझो, तीन अलग अलग केसेस आपको मैं दिखाता हूं। मान लो एक तरफ 20% है, एक तरफ 33.33% है, एक तरफ फर्ज करो आपके पास 25% है। एक जगह मैं कह रहा हूं कि वैल्यू 25-20% से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, मतलब इसका मतलब यही समझो, इधर वैल्यू इंक्रीज हो गई, इधर वैल्यू डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये बात हम करने वाले हैं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। देखो, सबसे पहली बात, 20% की अगर आप देखोगे फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है। 33.33% की 1/3 होती है, और 25% की 1/4 होती है। अगर कोई आपको कहे कि आपकी वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई, द वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो बच्चों इसको रीड कैसे करते हो आप। 5 का 20% एक होता है, 5 का 20% एक होता है। तो आप क्या करोगे, अपनी इनिशियल वैल्यू को ना आप 5 मान लेते हो। क्यों मान लेते हो, क्योंकि उसी का 20% पता है आपको। तो 5 का 20% बढ़ गया, मतलब 5 में 1 बढ़ गया, मतलब फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो हो जाती है 5:6। यही अगर कोई बोल देता आपको कि कोई वैल्यू 20% से डिक्रीज होगी, द वैल्यू डिक्रीज बाय 20%, तो आपको पता है इनिशियल और फाइनल वैल्यू की रेशियो क्या आ जाएगी। मतलब आपको पता है स्टार्टिंग वैल्यू तो क्या लेंगे हम, हमें किसका 20% पता है, हमें पता है भाई 5 का 20% एक होता है। तो हम लेंगे स्टार्टिंग वैल्यू 5, तो 5 का 20% एक होता है, तो एक कम करके 4 कर देंगे यहाँ पे। तो वैल्यू अगर 20% से इंक्रीज होगी तो हम कहते हैं कि वैल्यू 5 से 6 हो गई। अगर कोई वैल्यू कहता है 20% से डिक्रीज होगी तो हम बोलते हैं वैल्यू 5 से 4 हो गई। ठीक बात। 33.33% से वैल्यू का इंक्रीज होना, हमें पता है यार कि 33.33% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3, मतलब 3 का 33.33% एक होता है। 3 का 33.33% एक होता है, मतलब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को मैं क्या लूंगा, 3 लूंगा, और 3 का 33.33% एक होता है, तो यहाँ पे 1 से वैल्यू बढ़ जाएगी और 4 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऐसे ही, तो 3 का 33.33% एक होता है, तो स्टार्टिंग वैल्यू में 3 लूंगा, तो 3 पे 1 का कमी आ गई और वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम स्टार्टिंग वैल्यू 4 लेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि हमें 4 का ही 25% पता है कि एक होता है। 4 का 25% एक होता है, यहाँ पे वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई और 5 हो गई, यहाँ पे वैल्यू 1 से डिक्रीज हो गई और 3 हो गई। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत दुविधा किसी प्रकार की, सब क्लियर है जो अभी तक बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी बात की हुई हैं, बस एक रिवीजन करा रहा हूँ मैं, और आपको ये सब चीजें मैं स्पीड मैथ्स में पढ़ा चुका हूँ जब हम पढ़ रहे थे ये टॉपिक। सक्सेसिव जब पढ़ रहे थे तब ये सब चीजों के बारे में बात की थी मैंने। अब परसेंटेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट और हम डिस्कस करेंगे, व्हेन अ नंबर increases to when number decreases to
70%, एंड दूसरी बात व्हेन अ नंबर डिक्रीजेस बाय 70%। इन दोनों में क्या फर्क होता है? हिंदी में बोले तो एक नंबर घटकर 70% हो गया और एक नंबर को 70% से घटाया गया। ये दो अलग अलग लाइनें हैं। पहली बात तो कुछ भी हो, सबसे पहले आपको 70% के बारे में पता होना चाहिए, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है। ये 10% का 7 टाइम्स होता है, मतलब 1/10 का 7 टाइम्स, यानी कि 7/10 होता है। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो एक नंबर घटकर 70% हो गया, डिक्रीजेस टू 70%। मतलब एक नंबर पहले 10 था और फिर वो घटकर 70% हो गया, मतलब 10 से 7 हो गया। दूसरी बात, एक नंबर 70% से घट गया, मतलब एक नंबर शुरू में 10 था, वो 7 से घट गया, 7 से घट गया मतलब 3 हो गया। तो ये 2 और बाई का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये डिफरेंस होता है 2 और बाई का। गलती तो नहीं करोगे ना इसमें? एक बार दोबारा बता देता हूं, गलती नहीं होनी चाहिए। एक नंबर घटकर 70% हो गया, नंबर डिक्रीजेस टू 70%, घटकर 70% हो गया, मतलब पहले कोई नंबर 10 था, वो अपना 70% यानी कि 7 हो गया। नंबर 10 था और वो 7 हो गया। दूसरी तरफ कहा जा रहा है एक नंबर 70% से घट गया, मतलब एक नंबर पहले 10 था, वो अपने 70% से यानी कि 7 से घट गया, 7 से घट गया तो 3 हो गया, 10 माइनस 7 3। ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, फिर सीधा क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। आपको अगर मैं कहूं कि a1 into b1 is equal to c and a2 into b2 is also equals to c, आप देख रहे हो राइट हैंड साइड इनकी बराबर है। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, मतलब a1 into b1 एंड a2 into b2 ये दोनों बराबर होगी। और अगर ऐसा हुआ तो a1 by a2 की जो वैल्यू होगी वो b2 by b1 के बराबर होगी। a1 by a2 की वैल्यू b1 by b2 के बराबर नहीं होगी, a1 by a2 की वैल्यू उसके उलट यानी कि b2 by b1 के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बोले कि दो एंटिटीज का प्रोडक्ट सेम है दो अलग अलग सिचुएशंस में, तो जो a1 और a2 की रेशियो होगी उससे उलट b1 और b2 की रेशियो होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो, पहले तो ये देखो कहां लग सकता है। जैसे कि अगर आप देखो तो एक होता है स्पीड इनटू टाइम, इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये होता है। तो मान लो दो अलग अलग लोगों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, दो अलग अलग लोगों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, तो उनकी जो स्पीड की रेशियो होगी उससे उलट उनके टाइम की रेशियो होगी। अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि किसी पर्सन की स्पीड थी या कोई, उसको एग्जांपल में लाने की बजाय आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे आप देखो, मान लो किसी के घर में कुछ कंजम्पशन है, कुछ सामान खाया जाता है, मान लो चावल खाया जाता है, किसी के घर में कंजम्पशन है 40 किलो चावल खाया जाता है उनके घर में हर महीने। चावल 1 kg कितने का आएगा, उसका एक प्राइस होगा, और अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उनके घर का खर्च पता चल जाएगा कितना है, बिल्कुल पता लग जाएगा। अब इसी एग्जांपल को मैं सोचूं कि एक एक बंदे के घर में ना 40 kg चावल खाया जाता है और चावल का प्राइस है 60 रुपए प्रति किलो। ठीक है, 60 रुपए प्रति किलो प्राइस है, तो इसके टोटल कितना खर्चा हो गया, 2400 रुपए का खर्चा हो गया, इसका एक्सपेंडिचर 2400 रुपए हो गया। दूसरी तरफ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। दूसरी तरफ एक बंदा है, उसके घर पे मात्र 15 किलो चावल खाया जाता है, मात्र 15 किलो ही चावल खाया जाता है। अब ये तो ठीक है, बट दूसरी तरफ वो जो चावल उनके घर खाया जाता है वो 160 रुपए प्रति किलो वाला है, 160 रुपए प्रति किलो वाला चावल है वो। तो इधर क्या होगा, फिर से 2400 रुपए खर्चा हो जाएगा, फिर से 2400 रुपए खर्चा हो जाएगा। आप देख रहे हो कंजम्पशन भी अलग अलग है, प्राइस भी अलग अलग है, पर एक्सपेंडिचर सेम है। जब जब ऐसा होगा कि दो अलग अलग वैल्यू का a1 इंटू बी वन इज इक्वल टू सी, a2 इंटू बी टू इज इक्वल टू सी, ऐसा होगा अगर, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जो इन दोनों की रेशियो है 40 एंड 15, 40 और 15 की क्या रेशियो होती है, और जो इन दोनों की रेशियो है यानी कि 60 और 160, रेशियो देखना जरा ध्यान से क्या आ रही है। आपने 5 से कैंसिल किया, यहाँ पे 8 आई वैल्यू, आपने 5 से कैंसिल किया, यहाँ आई 3। इधर अगर आप देखोगे आप 20 से कैंसिल करते हो तो यहाँ वैल्यू आएगी 3, यहाँ वैल्यू आएगी 8।
ठीक है, तो देखो इधर जो रेशियो आई उससे उलट रेशियो आई ना इसकी, इधर जो रेशियो आई उसका रेसिप्रोकल रेशियो आई ना इसकी, यही तो मैंने बोला था, जो A1 A2 की रेशियो आएगी उससे उलट आएगी B2 B1 की रेशियो। अब अभी हम ये ना सारे बड़े थ्योरेटिकल मैनर में बातें कर रहे हैं, सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल मैनर में बातें कर रहे हैं सारी की सारी। अभी हम थोड़ा सा ना एग्जामिनेशन के फॉर्मेट में, जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बात करेंगे ना, तब ज्यादा अच्छे से चीजें दिमाग में बैठेंगी और क्लियर होंगी। तो फाइल ऐड कर देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। If 122.22% of a number is added to the same number, then the sum becomes 2380. Find the actual number. जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ। क्या ऐसा सोचना चाहिए था आपको? ऐसे दिमाग में ही ऐसा सोचना चाहिए था आपको ऐसे कि ये 122.22% ये है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन दिमाग में आनी चाहिए थी सीधी। अब अगर आप ऐसे देखो तो ये होता है 1/9, 1/9 का डबल हुआ 2/9, 100% मतलब 1, तो ये कितना बन गया? 11/9 बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया 11/9। 11/9, कुछ सोचे समझे बिना ये चीज दिमाग में आनी चाहिए थी। ठीक है, 11/9 बन गया सर। अब अगर 11/9 बन गया बच्चों, अब ये देखोगे अगर आप 122.22% का मतलब होता है 11/9। अब इसको रीड कैसे करोगे कि 9 का 122.22% 11 होता है। एक बार दोबारा सुनो, 9 का 122.22% 11 होता है। एक बार और दोबारा हो जाए, 9 का 122.22% 11 होता है। ऐसे रीड करेंगे। अब कह रहे किसी नंबर का 122.22% उसी में ऐड कर दिया तो सम ये बन गया। अच्छा, तो किसी नंबर का, अब वो नंबर क्या माने यार? वो नंबर तो वही मानना चाहिए ना जिसका 122.22% आपको पता है। आपको किसका 122.22% पता है? 9 का। तो आप वो नंबर 9 मानोगे। तो हमें पता है एक नंबर 9 था, पहले शुरू में जो नंबर था, इनिशियल नंबर जो था 9 था, उसमें उसी का 122.22% जोड़ दिया। 9 का 122.22% क्या होता है? 11। 11 जोड़ दिया उसमें, तो हमारा फाइनल जो सम बन गया वो क्या बन गया? 20। पर इनका तो कहना है कि फाइनल सम बना है 2380, तो 20 यूनिट्स की वैल्यू है 2380। ठीक बात है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? ये 20 यूनिट्स है ना, 20 यूनिट्स की वैल्यू अगर 2380 है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 0 से 0 काटा, 2 से काटा इसको 119 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 119, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 गुना 119, वो कितनी हो जाएगी? 900 प्लस 171, यानी कि 1071। तो कह रहा है स्टार्टिंग वाला इनिशियल नंबर क्या था वो हमसे पूछ रहा है, एक्चुअल नंबर क्या था वो हमसे पूछ रहा है। तो एक्चुअल नंबर तो 1071 था, 1071 था। ऐसे बनाते तो बहुत जल्दी बन जाता। कोई दिक्कत, दुविधा, संदेह किसी प्रकार का? सिंपल सी बात है ना, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बोली है मैंने। चलो जी, सिंपल था। इसको अगर डाउट भी है किसी बच्चे को तो भाई 9 का 122.22% 11 होता है। हमने किसी नंबर का 122.22% उसी में जोड़ना है, तो मुझे वो नंबर मानना पड़ेगा ना। बेस नंबर एक्चुअल नंबर क्या था तो मैं वही मानूंगा जिसका 122.22% हमें पता है।
तो मुझे 9 का पता है ना, तो मैंने मान लिया शुरू में नंबर 9 था, तो 9 का 122.22% यानी कि 11 उसमें जोड़ दिया, तो नंबर फाइनली क्या बन गया 20। कह रहे नंबर तो ये बना है, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू ये है 2380। काटा पीटा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, उस 1 यूनिट की वैल्यू को 9 यूनिट से मल्टीप्लाई करके हमने शुरुआती नंबर, एक्चुअल नंबर, इनिशियल नंबर निकाल लिया। मान लो ये होता सवाल तो देखो, सबसे पहले इस 18.75% को समझना जरूरी है। 18.75% को अगर हम देखें तो इसको दो तरीकों से सोचा जा सकता है, ठीक है, दो तरीकों से सोचा जा सकता है, हम दोनों से देखेंगे। फ्रैक्शन तो ऑब्वियसली एक ही आएगी, दोनों की सेम ही आएगी फ्रैक्शन, बट हम दोनों तरीकों से सोचेंगे। सबसे पहले कि ये 6.25% का 3 गुना है। दूसरा, ये 37.5% का आधा है। दोनों तरीकों से सोच सकते हैं। अब यार 6.25% मतलब 1/16, 1/16 का 3 गुना मतलब 3/16, 37.5% का आधा मतलब 3/8 का आधा, 3/8 का आधा मतलब 3/16। दोनों ही तरीकों से इससे हमें 3/16 मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब 3/16 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। अब 18.75% इज इक्वल टू 3/16, मतलब 16 का 18.75% 3 होता है, ये यही कहना चाह रहे हैं। 16 का 18.75%, 18.75% 3 होता है, वो ये कहना चाह रहे हैं इसमें से 16 का 18.75% 3 होता है। कह रहे किसी नंबर में से उसी का 18.75% घटा दिया तो मुझे डिफरेंस ये मिला। ओके नाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखो कोई नंबर है स्टार्टिंग नंबर, अब स्टार्टिंग नंबर क्या मानूं? स्टार्टिंग नंबर वही मानना बनता है ना जिसका 18.75% मुझे पता है, वही मानना बनता है ना। तो ठीक है, मैं वही मानूंगा। 16 का पता है मुझे 18.75% क्या होता है, तो 16 का 18.75% होता है 3, तो उसमें से हमने 3 घटा दिया, 3 घटा दिया तो हमें फाइनल नंबर क्या मिला, जो फाइनल डिफरेंस मिला वो क्या मिला, 13 यूनिट मिला। 16 यूनिट में से 3 यूनिट घटा दिया, 13 यूनिट मिला। ठीक है जी, परफेक्ट है। तो अगर फाइनल जो डिफरेंस आया है 13 यूनिट, उसकी वैल्यू है 2925, 2925। हमने क्या बताना है, हमने बताना है भाई यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए भाई, और क्या चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 13 से काटा आपने, 13 का 2 गुना 26 आया, 26 के बाद अगर आप देखोगे तो आगे 32, फिर 2 गुना 26 आया और 5 गुना 65 आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 225। कितनी वैल्यू आ गई 1 यूनिट की, 225। हमने क्या बताना है, एक्चुअल नंबर, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू। 16 यूनिट की वैल्यू बतानी है तो 16 को 225 से कर दो मल्टीप्लाई। 16 को 225 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 225 को याद रखो, बहुत बार काम आएगा। 225 को पता क्या लिख सकते हैं हम, 225 को लिख सकते हैं हम 900/4। ठीक है, काम आएगा फ्यूचर में, इसलिए बता रहा हूं पहले ही। ठीक है, कई बार सिंप्लीफाई करने के काम आएगा। तो 4 से इसको काटा 4 गुना, 4 का 900 गुना आ गया 3600, 3600। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा इसमें 3600। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब कहने को बढ़िया नहीं, सीखने में बढ़िया क्वेश्चन था। बताओ, समझ में आ गया? बहुत सही यार, बहुत सही। आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी बच्चा नया आता है ना अकेडमी प्लस पे, या फिर अभी आप बिगनर्स ही माने जाओगे इस बैच में, क्योंकि अभी अरिथमेटिक स्टार्ट हुई है। अभी तक तो जो है बच्चों वाली चीजें कर रहे थे हम, सारी की सारी जो सब करते हैं अभी तक, तो हम वही कर रहे थे जो सबको आता है। ठीक है, अरिथमेटिक ऐसा है जो स्टूडेंट्स के सभी टीचर्स को भी नहीं आता। ठीक है, तो सजेस्ट करते हैं कि करो ही मत अरिथमेटिक। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या है कि अरिथमेटिक में अगर आपने एक्सीलेंट होना है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें और फोकस बना के रखें। ठीक है, तो बहुत सारी जगह आपको ये काम आएगा। सबसे पहली बात, कहा जाता है कि डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों डीआई किससे बनी हुई है, अरिथमेटिक से। डीआई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप नॉर्मल मेथड से बनाओ डीआई बनेगी। बट अगर आप अरिथमेटिक सीख के डीआई बनाते हो ना, तो आप नेक्स्ट लेवल पे बनाते हो डीआई को। डीआई को सॉल्व करने का तरीका नेक्स्ट लेवल पे होता है, इसलिए आप मेरे डीआई का तरीका देखोगे सॉल्व करने का या किसी और का देखोगे, आपको डिफरेंस मिलेगा।
और इसी तरीके से आपको खुद को उस लायक बनाना है। आपने अरिथमेटिक अच्छे से आ गई, अरिथमेटिक के क्वेश्चन तो बनेंगे, डीआई के क्वेश्चंस के मेथड्स की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी बना पाओगे आप। सबसे पहले समझो कोई चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या अहमियत है उसकी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार क्विक रिपीट करते हुए फोकस बना के रखो, बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे। 18.75% क्या होता है, 3/16 होता है, मतलब 16 का 18.75% 3 होता है। अब 18.75% अगर 16 का 3 होता है, तो अगर आप देखोगे तो 16 यूनिट में से अगर आप 3 घटा दोगे तो 13 यूनिट आ गई वैल्यू, क्योंकि भाई 16 में से उसका 18.75% घटाना है, यानी कि 3 घटाना है, मतलब 13 मिल जाएगी वैल्यू। तो 13 की वैल्यू अगर 2925 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 225, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 गुना 225। अब 225 को 900/4 लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो ऐसे मार्क्स बेस्ड सवाल आ जाता है कि भाई अंकित के 36% मार्क्स आए और वो 36 नंबरों से ही फेल हो गया। उसी के क्लासमेट अनिकेत के 55% मार्क्स आए हैं और उसके 40 मार्क्स ज्यादा आए हैं पास मार्क्स से, नॉट पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स से। फाइंड द पास मार्क्स। पास मार्क्स कितने होंगे जल्दी से बताएं। आज आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का रिजल्ट आ रहा है। इसके अंदर ना दो सवाल आते हैं, इसके अंदर ना दो सवाल आते हैं, फाइंड द पास मार्क्स एंड फाइंड द पास परसेंटेज, दोनों हम देखेंगे। इस टाइप के अंदर दो सवाल बनते हैं, फाइंड द पास मार्क्स एंड पास परसेंटेज, दोनों निकालेंगे हम अभी इसके अंदर, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज आपने देखना है, इसको बड़ा जनरल मेथड से बताऊंगा, 2-3 मेथड इसके बताऊंगा, ध्यान से देखना। पहली बात तो हम, पहला मेथड है बड़ा कन्वेंशनल सा, बड़ा बेसिक सा मेथड मान लेते हैं कि पी पास मार्क्स है। अगर किसी बच्चे के 36% मार्क्स आए हैं तो उसके पास मार्क्स से 36 मार्क्स कम आए हैं, क्योंकि वो फेल हो गया ना 36 मार्क्स से, मतलब ऑब्वियसली पास मार्क्स से उसके 36 मार्क्स कम आए हैं, ठीक है। उसके बाद अनिकेत के 55% मार्क्स आए हैं, मतलब पास मार्क्स से उसके 40 मार्क्स ज्यादा आए हैं, यहां दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आपने ये चीज देखी, आप सबट्रैक्ट कर देते हो, मान लो यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया इसमें से इसको, तो आपको क्या मिला, सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, पी एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि पी हमने माना है ना, तो उसको हटा दें, इसमें से रिमूव भी कर दें, इसलिए हमें सबट्रैक्ट किया, आपको मिलेगा 19%। और वो किसके बराबर आएगा, p प्लस 40 में से p माइनस 36 घटाऊंगा, p से p तो कैंसिल, और 40 माइनस ऑफ माइनस 36, क्या क्या क्या, 40 माइनस ऑफ माइनस 36, मतलब 40 प्लस 36 बन जाएगा, यानी कि 76 बन जाएगा। बहुत ही अच्छा। अगर ऐसा है तो 19% की वैल्यू अगर 76 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर 1% की वैल्यू हमें बच्चों 4 पता लग गई तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी। 100% की वैल्यू 400 हो गई, तो हमसे पूछा जा रहा है कि पास मार्क्स कितने होंगे, तो पास मार्क्स आप देख लो क्या दिक्कत है, यहाँ पे आप कहीं भी वैल्यू निकाल लो, मान लो 55% की आपने वैल्यू निकाल ली, 55% क्या होगा, अगर 100% 400 है तो 55% 220 होगा, 50% प्लस 5% 200 प्लस 20 220 होगा। तो 220 मार्क्स लिए, 220 मार्क्स लेने के बाद अगर वो p प्लस 40 के बराबर है तो 40 सब्ट्रैक्ट कर दोगे उधर ले जाकर, तो p की वैल्यू आ जाएगी 180, तो 180 पास मार्क्स हैं। बड़ा ही लेंदी मेथड है, बड़ा ही लेंदी मेथड है, पर हम अच्छे से सीखते हुए कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे अभी हम इसके अंदर। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अब इसके अंदर मान लो पास परसेंटेज निकालना हो तो हाँ वही कि भाई 180 मार्क्स पास मार्क्स चाहिए उसको, तो 180 अगर पास मार्क्स चाहिए 400 में से, तो पास परसेंटेज कितनी हुई है, यहाँ पे आपने देख लिया 45% उनकी पास परसेंटेज है, 45% मार्क्स चाहिए होते हैं उनको पास होने के लिए, बस ये देख लिया हमने। ये दो चीजें कन्वेंशनल मेथड से। अभी अगला इसी कन्वेंशनल मेथड का थोड़ा सा ज्यादा सही तरीके से देखा जाए तो, कि भाई किसी के 36% मार्क्स आए हैं तो उसके मार्क्स 36 कम आए हैं, किसी के 55% मार्क्स आए हैं तो उसके मार्क्स 40 ज्यादा आए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 19% आ गई वैल्यू, इधर प्लस 40 माइनस ऑफ माइनस 36, तो ये प्लस 40 प्लस 36 यानी कि 76 आ गई वैल्यू, तो यहां पे आपने कैंसिल किया, 1% की वैल्यू आ गई 4, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 400, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ठीक है हम क्या कैलकुलेट करें, इसके अंदर क्या वैल्यू चाहिए अपने को। अब या तो 1% की वैल्यू आई थी आपके पास, 1% की वैल्यू 4 है, 1% की वैल्यू 4 है, तो आप यहाँ पे 36% की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी, 36 4 144। तो किसी के 144 मार्क्स आए हैं तो उसके 36 मार्क्स कम आए हैं, तो 36 ज्यादा आने चाहिए थे तो पास हो जाता ना वो, 144 प्लस 36 180 पास मार्क्स थे, मतलब उसके, ऐसे भी देख सकते थे।
इसके अलावा और क्या देख सकते थे, वही सेम चीज की भाई अगर 1% की वैल्यू 4 है तो 55% की वैल्यू क्या होगी, 55 का 4 टाइम्स यानी कि 220। किसी के 220 मार्क्स आए हैं तो उसके 40 मार्क्स ज्यादा आ गए हैं पास मार्क्स से, 220 माइनस 40 कर दो, 180 आने चाहिए थे। ठीक है, 180 पास मार्क्स है। बात आई पास परसेंटेज निकालने की, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर 1% 4 के बराबर है, 1% अगर 4 के बराबर है, मैं पूछूं 36 किसके बराबर होगा, फिर क्या करोगे, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि यहाँ 36 बन जाए, तो 36 होगा 9% के बराबर, 9% के बराबर। बच्चों अगर किसी के 36% आए हैं और उसके 9% कम आए हैं पास मार्क्स से, तो 9% जोड़ दो 36 में, 36 प्लस 9 45% पास मार्क्स होते हैं उसके। कितने होते हैं, 45% पास मार्क्स होते हैं। इस तरीके से भी बना सकते थे, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। चाहे यहां देख लो तुम, यहां देख लो बेशक, अगर 1% की वैल्यू 40 है, 1% की वैल्यू 4 है, तो 40 की क्या वैल्यू होगी, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10%, भाई 10% की वैल्यू हो गई 40। तो अगर इस 40 की जगह पे मैं सोचूं 10%, तो किसी के 55% मार्क्स आए हैं और उसके 10% मार्क्स ज्यादा आ गए हैं, तो 55 किससे 10 ज्यादा होता है, 45 से ना, तो मतलब 45% पास मार्क्स थे। तो ये मेथड नंबर 2 हो गया। इसके अलावा तीसरा मेथड क्या कहता है, तीसरा मेथड कहता है यार देखो, इस भाई के आए 36% मार्क्स, 36 मार्क्स से फेल हो गया ये, अगर इसके 36 मार्क्स और आ जाते तो ये पास हो जाता, हो तो जाता। तो ये मैं कहूं कि दिस रिप्रेजेंट द पास मार्क्स, बिल्कुल। उसके बाद अनिकेत के आए हैं 55%, इसके 40 मार्क्स ज्यादा आ गए पास मार्क्स से, 40 अगर कम आ जाते ना तो एग्जैक्टली पास मार्क्स के बराबर आ जाते, तो ये भी पास मार्क्स के बराबर है। अगर ये भी पास मार्क्स के बराबर है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। 36 को ले जाओ, ये 40 को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में और 36 को ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो 55 माइनस 36 आ गया 19% एंड 36 प्लस 40 आ गया 76 के बराबर। 19% की वैल्यू है 76, तो 1% की वैल्यू हो गई 4 और 100% की वैल्यू हो गई 400। अब आपने अगर पास मार्क्स निकालने हैं तो 36% निकाल के 400 का उसमें 36 जोड़ दो, 144 प्लस 36 180 पास मार्क्स आ गए। अगर आपने उल्टा करना है, आपको पता है 1% की वैल्यू 400 है, सॉरी 1% की वैल्यू 4 है, अगर आपने उल्टा निकालना है, पास परसेंटेज निकालना है, तो 36 की जगह निकाल लो क्या परसेंटेज आएगा, या 40 की जगह निकाल लो क्या परसेंटेज आएगा। भाई 1% की वैल्यू 40 है, 1% की वैल्यू 4 है, तो 40 किसकी वैल्यू हुई, 10% की ना, तो यहाँ पे आपने 40 की जगह लिख दिया 10%, तो उसके पास परसेंटेज कितने हो गए 55 माइनस 10 यानी कि 45%। बहुत पीछे पड़ गए ना हम एक सवाल के, पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, पक्की बात है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज है। अभी हम इसके अंदर और अच्छे लेवल पे चीजों को लेके जाएंगे। अभी हमने सिर्फ परसेंटेज और नंबर को कैसे अदला बदली करके खेलते हैं वो देखा है। अभी बड़ा एक बेसिक सा सवाल वोटिंग के ऊपर, गलती मत करना, गलती करना बिल्कुल मना है, बहुत आराम से करो सॉल्व, पर सही करो। एक्यूरेसी इज द प्रायोरिटी, स्पीड प्रायोरिटी नहीं है अभी। देखिए, देर आर टू कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, 18% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मतलब किसी इलेक्शन में, मान लो ये किसी कॉलेज का इलेक्शन चल रहा है, उसमें 100 लोग हैं टोटल कॉलेज में, और 100 लोगों में से तो 18 लोग तो वोट देने ही नहीं आए, तो सिर्फ 82 लोग वोट देने आए। विनिंग कैंडिडेट को 48% ऑफ द टोटल वोटर्स वोट मिले और वो जीत गया 3500 वोटों से। तो आप बताओ जरा वोटर्स कितने थे। अब इस सवाल के अंदर देखो बड़ा सिंपल सा है कि अगर जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 48% वोट मिले हैं, तो हारने वाले कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, बाकी के 52% वोट मिलेंगे। पर एक बात यहाँ पे आपको गलत नहीं लग रही कि भाई 48% वोट अगर जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वाले को कम मिलने चाहिए ना, ज्यादा कैसे मिल रहे हैं ये, है ना, मानते हो ना ये बात, ऐसे कैसे हो रहा है। काफी सारे लोगों को है तो डाउट। अभी एक बच्चा कह रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, नालायक हो, ये तुम यही सोच रहे थे,
वो 48% ऑफ टोटल वोट्स हैं। ठीक है, चलो तुम्हारी बात अगर मैं सही मानूं, एक कॉलेज में 100 लोग हैं, इलेक्शन टोटल वोटर जो है ना, मान लो 100 है, उसमें से 18% लोग तो वोट ही नहीं देने आए, मतलब 18 लोग तो वोट ही नहीं देने आए, तो बाकी कितने लोग वोट देने आएंगे फिर? बाकी 82 लोग वोट देने आएंगे बस। तो आप कह रहे हो कि उन 100 में से 48% वोट, यानी कि 48 वोट विनिंग को मिले हैं और लूजर को फिर 52 मिलेंगे। तो मतलब आपकी बात तो ये हो गई, मतलब टोटल, इसका मतलब तो यही हुआ ना, टोटल लोगों ने वोट दिया। टोटल लोगों ने थोड़ी ना वोट दिया भाई, वोट तो सिर्फ 82 लोगों ने ही दिया है। भूल क्यों रहे हो ये चीज? भूलनी नहीं है, ध्यान रखना। तो मेन बात ये है, टोटल लोग हैं 100%, उसमें से 18% लोगों ने वोट नहीं दिया, 82% लोगों ने वोट दिया। विनर कैंडिडेट जो था उसे मिला है 48% वोट। तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिलेगा? लूजर कैंडिडेट को मिलेगा इस 82% में से 48% घटाने पे जो आएगा उतने वोट। ठीक है, ध्यान से समझनी है ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें गलतियां करा देती हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 34% वोट। तो यहाँ पे आपके सामने है कि 34% वोट होंगे वो, और आपने उसी हिसाब से देखना है। तो यहाँ 34% वोट आ जाएंगे, 50 80 30 एंड 2 to 4, तो 34% वोट लूजर कैंडिडेट को मिलेंगे या रनर अप को मिलेंगे, ऐसे कहना चाहिए। अब आप देखो तो ये विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता है? आपने देखा 14% वोटों से जीता है ये, पर सवाल में तो बोला 3500 वोटों से जीता है। तो 14% की वैल्यू कितनी हो गई? 3500। 7 से काटोगे 2 आ जाएगा, 7 से काटोगे 500 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 से काटोगे तो 250 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 250। हमने क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 25,000 आ जाएगी। 25,000 टोटल वोटर्स हैं। समझ में आ गया? सर 82% का पूछता तो क्या करते, बता देते फिर क्या दिक्कत है? आपके पास 1% की वैल्यू है ना, तो उसको 82 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 को 82 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? 20,500 आ रहा है आई थिंक, वो आ जाता। तो वो उस हिसाब से आपके कास्टेड वोट्स हो जाते। अब सवाल पता है क्या निकल के आता है? सवाल निकल के आता है कि ये ऐसा क्यों करता है हमारे साथ, डायरेक्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। ठीक है, पहली बात तो वोटिंग को लेके ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सीखनी है। वोटिंग को लेके ना, जब वोटिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सीखनी है, और एग्जामिनर का क्या प्लानिंग होता है उसके अंदर, वो भी सीखनी है। वोटिंग बेस्ड क्वेश्चंस देखो, अब वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन में ना सबसे पहले बात होती है टोटल वोटर्स की। टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, इसको तुम लेके चलो, ऐसे लोग मान लो जितने भी कॉलेज में जिन्हों के सबके वोट्स बने हुए हैं, जितने लोग हैं कॉलेज में, वो सारे के सारे टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। ठीक है, उसमें से क्या होता है, कुछ लोग वोट देने नहीं आते, कुछ लोग, सम पीपल डिड नॉट वोट, कुछ लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो फाइनली जो लोग वोट देने आए उनको क्या बोलते हैं हम? कास्टेड वोट्स। कास्टेड का मतलब हिंदी में होता है डाले गए वोट। ठीक है, जो वोट असल में डाले गए हैं, जो लोग आए थे वोट डालने के लिए, कास्टेड वोट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, जैसे इस केस में था ना, ये तो टोटल वोट्स थे, और ये जो वोट्स थे ये कास्टेड वोट थे। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, कई बार कुछ लोग ना गलत वोट डाल देते हैं। ठीक है, कुछ गलत कर देते हैं वोट डालते टाइम, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें से उन इनवैलिड वोटों को हटा देते हैं, उन गलत वोटों को हटा देते हैं। तो बच क्या गया फिर? फाइनल जो नंबर बचता है वो बचता है वैलिड वोट्स। अब पिछले सवाल में तो ऐसे कोई इनवैलिड वोट्स थे नहीं, तो ये टर्म आई नहीं, आगे आ सकती है, आगे आ सकती है। अब इसने पता क्या किया इस सवाल के अंदर? इस सवाल के अंदर ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि ना टोटल वोट्स थे, एक कॉलेज में उसने देखा भाई टोटल वोट तो हैं 1,000, फिर उसने देखा कि कुछ बच्चे तो वोट ही नहीं डालने आए। कितने बच्चे? उसने देखा भाई 1800 बच्चे तो वोट ही नहीं डालने आए। ओके, 1800 बच्चे वोट नहीं डालने आए, तो टोटल कास्टेड वोट्स कितने निकल के आए? 8200। फिर उसने देखा दो लोग वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक जीत गया एक हार गया। जीतने वाले को मिले 4800 वोट्स और हारने वाले को मिले 3200 वोट्स, 3400 वोट्स। उसने ये चीज नोटिस की।
ठीक है, अब क्या था, वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने क्वेश्चन बनाना है, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है क्वेश्चन में। अब उसने देखा कि यार 1000 लोग का कॉलेज है, यहाँ पे सॉरी एक एक जीरो कम कर दो, एक एक जीरो ज्यादा लगा दिए हमने। उसने देखा यार ये कॉलेज जो है ना, इस कॉलेज के अंदर मैंने अभी इस क्वेश्चन क्रिएट करना है इस डेटा के ऊपर। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो भाई अब ऐसा करता हूं मैं, ऐसे नहीं कहूंगा कि 480 वोट्स या 340 वोट्स मिले लूजर या विनर को, मैं ऐसे बोलूंगा कि विनर को मिले 48% वोट। और 48% पता है किसका बोलूंगा, कास्टेड वोटों का नहीं बोलूंगा, टोटल वोटर्स का बोलूंगा। इससे क्या होगा, स्टूडेंट गलती करेगा और 48% अगर विनर को मिलेंगे तो 52% लूजर को दे देगा। बट वो तो तब होगा ना जब सारे लोग वोट देने आएंगे, सारे लोग वोट ही नहीं देने आए। वोट देने आए तो सिर्फ 820 लोग। तो आपने ये देखना है 48% बेशक निकाल लो इसका, फिर उसके बाद 52% नहीं निकालना आपने, वो जो 48% आएगा उसमें से 82 820 में से सब्ट्रैक्ट करना है वो वैल्यू को। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलना है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब जैसे कि बच्चे का सवाल आया कि सर ये परसेंटेज 80, ये जो परसेंटेज निकाला है ये आपने 1000 का क्यों निकाला है, 80 टू 820 का क्यों नहीं निकाला, ये सवाल बच्चे कहते हैं। तो मैं तो मैं 820 का कब निकालता, जब वो ऐसा बोलता कि 48% ऑफ कास्टेड वोट्स। अगर वो ऐसा बोलता तो मैं निकालता, उसने बोला ही है मुझे 48% ऑफ टोटल वोटर्स, तो टोटल वोटर्स बोला इसलिए मैंने इसी का निकालना था यार, समझ रहे हो, तभी तो मैंने निकाला है। तो बस वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है और कुछ भी नहीं। चलो ये देखना ध्यान से, इसमें गलती मत करना, आप सबसे ये उम्मीद है। और जिसको थोड़ा सा भी डाउट है अभी वो क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अभी इस सवाल में। कितने बच्चों का आंसर आ गया? जो बच्चा बीच बीच में बार बार कमेंट कर रहा है बुक बता दीजिए, लास्ट में बता दूंगा। एक बार आप पहले पढ़ाई करो बच्चों, बिना बुक का करोगे क्या, बुक का करोगे क्या जब तक पढ़ाई नहीं होगी सही से? तो अब जिस बच्चे का हो गया या जिस बच्चे का नहीं हुआ है, दोनों ही बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसके दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, फोकस के साथ सुनेंगे। आपका जो भी मेथड हो दोनों में से आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये सवाल कितना कूल है, देखो आप ध्यान से, इसने फिर से वही गड़बड़ किया आपके साथ, 49% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है, यही बोला इसने फिर से। तो आपने वो चीज तो उम्मीद करता हूं अब दोबारा गलत नहीं की होगी। अब मान लो यहाँ पे टोटल लोग जो है वो 100% है, 100% टोटल वोट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया टोटल वोटर्स। ठीक बात है, इसमें से 12% लोग तो वोट ही नहीं देने आए, 12% लोग तो वोट ही नहीं देने आए, नो वोट। फिर उसके बाद अगर वोट नहीं देने आए तो बाकी के लोग तो वोट देने आए होंगे ना, 88% लोग। तो इन 88% को मैं क्या बोलूंगा, कास्टेड वोट बोलूंगा। ये सारे कौन से वोट हैं, ये कास्टेड वोट्स हैं। उसके बाद इनमें से क्या हुआ, कुछ वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, 64 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। तो बचे कितने, 88% माइनस 64, ये सारे के सारे मान लो ये तो इनवैलिड वोट्स थे जो हटा दिए। तो फाइनली जो वैलिड वोट बचे वो कितने बचे, वैलिड वोट्स बचे 88% माइनस 64। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, 88% में से 88 में से 64 घटा देते हैं, क्या देते हैं सर 24 हो गया। भाई ये परसेंटेज में है वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, उसमें से ऐसे कैसे घटा सकते हो। ये तो वही बात हुई, किसी का वजन 40 किलो था उसमें से तुमने 2 लीटर घटा दिया। भाई किसी का वजन था 50 किलो, तुमने उसमें से 3 किलोमीटर घटा दिया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोनों की अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग यूनिट्स हैं, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, ये परसेंटेज वैल्यूज हैं, यू कांट सब्ट्रैक्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, पहले इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं, है जो मैंने लिखी है पहले तो बता दो।
इतनी बातों का तो कोई डाउट नहीं है किसी को किसी प्रकार का। ठीक बात, ठीक बात। चलो अब एक बंदा जीता एक बंदा हारा, हार जीत की बात है भाई, ध्यान से सुनो। एक बंदा जीता है एक बंदा हारा है। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना बस, वोटों की गिनती, मतलब आप समझदार हो यार, क्या मैं क्या करूंगा, कौन से वोट गिनूंगा मैं, क्या मैं कास्टेड वोट गिनूंगा या टोटल वोट गिनूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं देखूंगा लास्ट तक वैलिड वोट्स कितने हैं। पिछली बार क्या था, पिछले क्वेश्चन में कास्टेड वोट्स ही वैलिड वोट्स थे क्योंकि कोई इनवैलिड वोट थे ही नहीं। इस बार क्या है, मैं कौन जीतेगा कौन हारेगा ये किस हिसाब से जज करूंगा, वैलिड वोटों के हिसाब से। भाई टोटल वैलिड वोट होंगे ना, वही गिनूंगा मैं, विनर को कितने मिले लूजर को कितने मिले वैलिड वोट, उनको गिन के बताऊंगा मैं कि कौन जीता है कौन हारा है। मतलब जो विनर के वोट हैं और जो लूजर के वोट हैं वो वैलिड वोट्स ही हैं, ठीक है, सारे वैलिड वोट्स हैं। ठीक है जी। अब यार इधर देखोगे ना तो विनर कैंडिडेट को मिले हैं 49% वोट, ठीक है, तो लूजर को कितने मिले होंगे 51%। क्या अब तो नहीं करोगे गलती, अब नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई उसने जो लिखा है वो 49% ऑफ वैलिड वोट्स लिखता ना। अगर वो ऐसा लिखता 49% ऑफ वैलिड वोट्स, फिर हम अपने 51% लिख देते, ठीक होता। पर उसने 49% ऑफ वैलिड वोट्स नहीं लिखा, 49% ऑफ टोटल वोट्स लिखा है। और टोटल वोट्स तो सारे लास्ट तक बचे ही नहीं, लास्ट में तो इतने ही बचे हैं बस, कोई देने नहीं आया, किसी के इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से। अच्छा एक बात तो बताओ, ये कितने वोटों से जीता है 224, मतलब विनर को लूजर से 224 वोट ज्यादा मिले होंगे। अच्छा, मतलब लूजर को विनर से 224 वोट कम मिले होंगे, कह सकते हैं सर, कह सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब जो विनर को वोट मिले हैं और जो लूजर को वोट मिले हैं, अगर मैं उनको जोड़ दूं, ध्यान से सुनना, जो विनर को वोट मिले हैं और जो लूजर को वोट मिले हैं मैं उनको जोड़ दूं तो मुझे वैलिड वोट मिल जाएंगे टोटल। तो यहां पे मैंने इनको जोड़ दिया, तो टोटल कितना आ गया ये 98% -224। ये क्या है पता है, ये आ गए एक दूसरे तरीके से टोटल वैलिड वोट्स। अब ये भी वैलिड वोट्स है, ये भी वैलिड वोट्स है, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए यार। मतलब ये 88% -64 जो लिखा हुआ था, और राइट हैंड साइड जो 68, राइट हैंड साइड जो 98% -224 हमको मिला है, ये दोनों ही चीजें बराबर हैं, दोनों ही वैलिड वोट्स हैं क्योंकि। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 98 -88 हो गया 10%, और 224 में से 60 घटाओगे तुम, तो तुम्हें क्या मिलेगा 160 मिलेगा। मतलब 10% की वैल्यू आ गई 160। कोई तुमसे पूछता टोटल वोट्स कितने हैं, तुम बता सकते थे कि भाई 1600 टोटल वोट्स हैं। पर आपसे क्या टोटल पूछे हैं उन्होंने, उसने पूछा कितने ऐसे मानव हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, 12% है ऐसे। तो आप 12% निकाल लो, 12% निकाल लो, आप निकाल सकते हो भाई, 1600 का 12% निकाल लो, 16 गुना 12 कर दो यार, 14 स्क्वायर -2 स्क्वायर 196 -4 192 आ जाएगी वैल्यू, निकाल सकते थे। ये एक मेथड है इसका, ये एक मेथड है इसका, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कूल, बहुत ही सही। एक और मेथड भी बनता है इसके अंदर, वो भी बता देता हूँ, नॉलेज के लिए अच्छा है, नॉलेज के लिए अच्छा है। जहां हमने देखा यार टोटल वैलिड वोट्स कितने निकाल लिए थे आपने, एक बात बताओ, टोटल वैलिड वोट्स कितने निकाल लिए थे, 88% -64 थे ना। अब यार इन्हीं वैलिड वोटों में से विनर और लूजर को वोट मिले होंगे ना। विनर को कितने मिले हैं, विनर को कितने मिले हैं 49%। तो अगर लूजर के वोट निकालने हैं तो ऐसे नहीं करोगे तुम, 88% -64 में से इन वैलिड वोटों में से ये 49% घटा दो, तो तुम्हें पता लग जाएगा लूजर को कितने मिले हैं, क्योंकि टोटल वैलिड वोट है ये, टोटल वैलिड वोट है ये, इसमें से विनर को इतने मिले हैं, घटा दूंगा तो लूजर के वोट पता लग जाएंगे। अब 88 में से 49 आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको 39 मिलेगा, 39, ठीक है, तो 39 मिल गया आपको, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये तो इधर मिले हैं 49% वोट और इधर मिले हैं 39% -64 वोट। पर आपको तो पता है ये जीत हार कैसे हुई है, विनर को लूजर से कितने ज्यादा मिले हैं वोट, क्या हमको पता है, हाँ पता तो है, क्वेश्चन में दिया तो हुआ है कि 224 वोट ज्यादा मिले हैं। तो ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितनी आई वैल्यू 10%, और माइनस ऑफ -64 मतलब +64। भाई इतने ज्यादा मिले हैं, पर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ये जो डिफरेंस है कि जितने ज्यादा मिले हैं वो तो 224 के बराबर है। तो ठीक है, फिर 10% की वैल्यू फिर से 160 आ गई, 12% की वैल्यू निकाल सकते हो, अब यहाँ पे 192 आ जाएगी। बताओ दोनों मेथड लाजवाब, मजेदार, समझ में आए कि नहीं, बता दो। नोट्स भी बनाने हैं क्या, नहीं नोट्स नहीं बनाने हैं,
कई बार पता क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर रिपीट कर दो, मैं एकदम ऐसे रेडी हो जाता हूँ रिपीट करने के लिए, फिर उसी बच्चे का कमेंट आता है सर 224 कहाँ से आया सर ये। फिर मुझे ये पहले मुझे लगता है कि मैं नहीं समझा पाया, फिर बाद में समझ आता है वो बच्चा नहीं समझ पाया, क्योंकि भाई साहब ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाया अभी। भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा। पता है इस समय लोग बहुत तेज दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं लिटरली लोग। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई इंटेलिजेंट होना चाहिए था, क्लास का टॉपर होना चाहिए था ना, बस सीरियस होना चाहिए था, सिंसियर होना चाहिए था। मैंने जब भी बोला है ना मेरे उस स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया, मेरे इस स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया, मैंने उसको ये नहीं बोला बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था वो, नहीं, मैंने बोला बहुत सिंसियर बच्चा था वो। सिंसियरिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है 1600 तो 88% होगा ना। अच्छा ऐसी बात है, 100% क्या माना हुआ है, टोटल वोटर्स ना, उसी के हिसाब से सब वैल्यू ले रहे हो ना, उसी के हिसाब से एक एक वैल्यू आ रही है ना। तो लास्ट में जब 100% निकालोगे तो वो टोटल वो क्या वैलिड वोट आ जाएगा, फिर जो शुरू में माना है वही आएगा ना बाद में भी। तो शुरू में टोटल वोटर्स माने हैं तो शुरू में वही आएगा, 100% ही आएंगे टोटल वोटर्स। चलो एक बार दोबारा सुनो, पहले फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला, दोनों बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 100% वोट है, मान लो टोटल लोग जो वोट देने आए वो 100% है, उसमें से 12% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो बचे 88%। 88% में से 64 लोगों का वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने बचे? यही है वो वोट जिनके हिसाब से गिनती होगी, जिनके हिसाब से ये तय होगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ठीक है। इन्हीं के हिसाब से गिना जाएगा, इन्हीं की गिनती होगी, यही विनर के माने जाएंगे, इन्हीं में से लूजर के निकलेंगे, तो ये पता है हमें। अब हमें पता है कि जीतने वाले को कितने मिले हैं, 49% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? अब ये तो हमें पता ही है ना कि भाई जीतने वाला 224 वोटों से जीता है, तो हारने वाला भी 224 वोटों से हारा होगा ना सर। ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो उसको कितने वोट मिले होंगे? 49% माइनस 224, ठीक है। जीतने वाले को इतने मिले, हारने वाले को इतने मिले, अगर मैं इन दोनों के वोट जोड़ दूं तो मुझे वैलिड वोट मिल जाएंगे, कितने हैं मैंने जोड़ दिया। अब वैलिड वोट यहाँ पे भी है, वैलिड वोट यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, इसको और इसको मैंने इक्वेट कर दिया, मुझे 10% की वैल्यू पता लग गई, मुझे 100% की वैल्यू पता लग गई, ठीक बात। अगर मुझे पता लग गया टोटल वोट ही 1600 है, तो उसमें से मैंने देखा भाई मुझे बताना कितने लोग वोट देने नहीं गए थे, तो मुझे दिख रहा है कि वोट देने जो नहीं गए थे वो 12% थे, तो मैंने 12% निकाल लिया इसका। 16 का 6 गुना या 12 का 8 गुना 96, 16 का 6 गुना 96, उसका डबल 192। बहुत बेसिक सी चीज, 12% की वैल्यू निकालनी थी। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है भाई कि तुम्हें पता है कि टोटल वोटर्स जो है ना, जो वैलिड वोट्स हैं वो 88%, 88% माइनस 64 है। अब इसमें से विनर को मिला 49%, तो लूजर को कितने मिले होंगे ऐसे देख लो। इसमें से 49% घटा दिया तुमने, इस टोटल वैलिड में से 49% घटा दिया, तो बचे कितने? 39% माइनस 64, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे इतने बच गए। अब इतने मिले हैं लूजर को, इतने मिले हैं विनर को। हमारे पास तो विनर लूजर के वोटों का डिफरेंस है ना, क्योंकि हमें पता है कि विनर कितने वोटों से जीता, 224 से। तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस मिला ये, इसको 224 से इक्वेट कर दिया, 10% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू आ गई, तुम 12% की निकाल लो। अब तो क्लियर है। ध्यान से सवाल पढ़ें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ध्यान से सवाल पढ़ना है। आप सवाल पढ़ेंगे सिंसियर बन के, अच्छे बच्चे बन के, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। एक और सवाल बनाओ जल्दी से, वोटिंग पर बेस्ड, स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम ये टॉपिक एकदम। देखो जी, अब सब लिखना रोक देंगे और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। लिखना रोक दीजिए एक बार जो भी आप लिख रहे हो सोच रहे हो, एक बार पहले क्वेश्चन समझो क्या है। कह रहा है कि 15% ऐसे वोटर्स जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, ऐसे लोग हैं, टोटल जितने भी लोग थे ना उसमें से 15% तो ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। और उसके बाद कह रहा है 20% वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, ठीक बात है, बहुत सही। और उसमें से वैलिड वोटों का 58%, इस बार उसने टोटल वोट नहीं बोले,
देखो ध्यान से, इस बार उसने वैलिड वोटों का 58% कहा है कि विनर को मिला और विनर इतने वोटों से जीत गया। तो आप बताओ जरा वोटर्स का क्या, कितने टोटल वोटर्स थे। चलो टोटल वोटर्स कितने थे भाई, मान लेता हूं मैं टी थे, उसमें से 15% वोट तो कास्ट ही नहीं हुए, तो कितने परसेंट वोट कास्ट हुए फिर, 85%। तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू कास्टेड वोटर्स की है। इसमें से 20% तो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। अगर 20% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए तो मैं कह सकता हूं कि 80% वैलिड है। इसमें से 80% वैलिड है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये मेरे पास सारे के सारे वैलिड वोट्स आ गए, सारे के सारे वैलिड वोट्स आ गए। अब वैलिड वोटों में से अगर 58% जीतने वाले को मिले हैं तो 42% हारने वाले को मिले होंगे। तो इनके वोटों का डिफरेंस कितना आया है, इनके वोटों का डिफरेंस आया है 16%। तो इसका 16% है इनके वोटों का डिफरेंस, जिसकी वैल्यू है 2176। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर उत्तर सब तैयार है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो 85% को क्या लिख सकते हैं, 17/20, क्योंकि 5% का 17 गुना है वो, तो 20 से काट दिया इसको, 4% आ गई वैल्यू। ठीक है, 4% आ गई वैल्यू। और ऐसे ही आपने सॉल्व करते हुए 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी। बाकी आप यहाँ पे ना एक चीज डायरेक्टली भी देख सकते हो, जैसे बड़े नंबर से करके देखोगे ना तो ज्यादा जल्दी हो जाता है। जैसे कि 16 4 64 है, 64 से अगर मैं इसको काटूं तो 64 का 3 टाइम्स और 64 का 4 टाइम्स, 34 टाइम्स कटेगा ये सीधा। अगर मैं इसको काट दूं ना ऐसे, ये 34 टाइम्स कटेगा। ठीक है, 17 से काटा तो 2 गुना कटा। ठीक है, तो टी की वैल्यू, इधर 2 परसेंटेजेस रुके हुए हैं, मतलब टी, इस परसेंटेज को लिखूंगा तो नीचे 100 आएगा, इस परसेंटेज को लिखूंगा तो नीचे 100 आएगा, उसकी वैल्यू 2 है। ये राइट साइड भेज दूंगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। एक तो ये हो गया तरीका। अब ये तरीका काफी बच्चों को बड़ा प्यारा लगता है, ठीक भी है, अच्छा भी है। इसके अलावा और कुछ है क्या तरीका? हाँ है, सक्सेसिव कर सकते हैं ना हम यहाँ पे। अगर 15% वोटों की वैल्यू कम हो गई, 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब शुरू में ना टोटल वोटर्स थे 20, उसमें से 3 कम हो गए तो अब 17 रह गए। ठीक है, उसके बाद 20% वोट हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, मतलब 5 बचे हुए थे तो अब 4 रह गए। उसमें से 58% वोट जो है वो मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले हैं, 42%। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 16%। तो अपने पास वैल्यू 16% की है, अपने पास वैल्यू 16% की है। तो 16% का मतलब क्या होता है, 4/25, यही होता है ना, यही होता है 4/25 होता है 16% की वैल्यू। तो ठीक है, तो 25 का 16% 4 की वैल्यू है अपने पास। ठीक है जी, बहुत सही। कुछ कट रहा है तो काट दो, बाकी रहने दो। जैसे 4 से इसको काटोगे, 5 गुना कैंसिल। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 का 5 गुना 25, 25 25 625। ठीक है, और इधर वैल्यू आ गई 68 की, 68 आ गई वैल्यू। ठीक है, अगर 68 की वैल्यू है 2176, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू बता दो, क्या दिक्कत है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ रही है आई थिंक, नहीं, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 32। अब डबल आ रही है ना, ठीक है ठीक है, 32 आ रही है, 32। तो 625 को मल्टीप्लाई कर दो 32 से, आपका आंसर तैयार है। ठीक है सर, नोट्स डिलीट मत कीजिएगा, नहीं नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ ना इस वजह से क्वेश्चन को, इसलिए पिछले वाला तो रिमूव करना पड़ता है, बाकी एक क्वेश्चन का एक सोल्यूशन हर एक में छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का एक सोल्यूशन मैं हर एक में छोड़ रहा हूँ। अब जैसे कि कई सारे बच्चे थे, मुझे पता था मैं जैसे ही ये मेथड बताऊंगा ना, कई सारे बच्चे कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने। आप में से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्पीड मैथ्स के चैप्टर में सक्सेसिव नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ भी है तो अभी इस लेवल पे अप्लाई करने के अभी आप रेडी नहीं हुए हो, धीरे धीरे हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे अप्लाई किया हुआ ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, 20 में से 15% लोगों ने वोट नहीं दिया तो बच गए 17। अब उसमें से 20% लोगों के वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, मतलब 1/5 के वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, मतलब 5 से 4 रह गए वोट। और अब हमारे पास वैलिड वोट आ चुके हैं, उन वैलिड वोटों में से कितने की वैल्यू है आपके पास, क्योंकि वैल्यू भी तो चाहिए ना, एग्जैक्ट वैल्यू के बिना थोड़ी ना बना देंगे। हमारे पास वैल्यू है उन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू है, विनर लूजर के वोटों के डिफरेंस की वैल्यू है। तो वो डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 58% मिले हैं वैलिड वोट किसको, विनर को, तो बाकी 52% 42% किसको मिले होंगे, लूजर को। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 16%। तो हमें, हमारे पास इस 16% की वैल्यू है, तो हमने क्या किया, 16% बना दिया। 16% क्या होता है, 4% का 4 गुना होता है, 4% मतलब 1/25, उसका 4 गुना मतलब 4/25। तो हमने अब उसका 16% निकालना है। यहां तक हम वैलिड वोटों तक जा चुके थे, और वैलिड वोटों तक जा चुके थे, उसके बाद जो वैलिड वोट है उनका 16% निकालना है। 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25, तो 25 का 16% होता है 4, तो मैंने इसलिए 4 लिखा है यहाँ पे। जो काटा बेटा सॉल्व किया, यहाँ पे 68 यूनिट की वैल्यू आ गई इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू 32, 625 की वैल्यू 625 गुना 32।
मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आपका आंसर तैयार है, 20,000 आ जाएगा। आप 625 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बाकी 625 जो होता है ना, आप उसको लिख सकते हो कि वो नंबर जो होता है 2500/4 होता है। ठीक है, अब इसको 32 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना आसान है। 25 का 8 गुना 200 और 2 जीरो। ठीक है, ये भी मैं मानता हूं कि अभी आपका नहीं हुआ होगा बहुत सारे बच्चों का। अभी बस बिल्कुल चिल्ड मूड में ये पहले वाला सॉल्यूशन थोड़ा और अच्छे से देख लो। बस इससे अभी हम क्या करेंगे, सिंपली आगे ये जो सक्सेसिव है ना, टाइम के साथ सीखेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी में ना अच्छे से आता नहीं है। ठीक है, आराम आराम से सीखेंगे। जो मैंने अभी बताया ये बहुत ही लाइक डिटेल्ड समझ लेने के बाद ये चीज आप कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, कर पाएंगे, बस भरोसा रखें और ऐसे सीखते रहें। यहां देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनना। अगर 15% आपको पता है कि मान लो यहाँ पे वैल्यू है, टोटल वोटर्स मान लेते हैं हम, कुछ है PAT टोटल वोटर्स हैं, इसमें से 15% लोग तो वोट देने नहीं आए, तो कितने परसेंट लोग वोट देने आए? 85%। फिर उनमें से मतलब इतने लोग तो वोट देने आए हैं, इन लोगों में से भी 20% का तो वोट ही इनवैलिड है, तो 80% का वोट वैलिड है। ठीक है जी, अब इनमें से जिनका वोट वैलिड है उनमें से कितने प्रतिशत की वैल्यू है आपके पास? आपको पता है कि 58% जो लोग हैं वो तो विनर की तरफ है, तो बाकी 42% किसकी तरफ होंगे? लूजर की तरफ होंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 16%। तो इसके 16% की वैल्यू है अपने पास, वो कितनी है? 2176। और अगर किसी बच्चे को इस बार ये डाउट आ रहा है कि यहां 58 लेके यहां 42 क्यों लिया, अभी तक तो नहीं लिया था पिछले 2 सवालों में, 3 सवालों में, तो बच्चों ध्यान नहीं है आपका क्लास में। मैं बहुत बार मेंशन कर चुका हूं कि पीछे टोटल वोटर्स का था, अब वैलिड वोटर्स का है, और ये जो वैल्यू है ये वैलिड वोटर्स की है, तो हम इस पे डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 58% मिला विनर को, तो बाकी 42% मिलेगा लूजर को। 58 42 के बीच में कितना डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है, तो 16%। बस फ्रैक्शन बना दीजिए यहाँ पे। 85% की फ्रैक्शन क्या होती है? 85% क्या होता है? 5% का 17 गुना होता है, तो 1/20 का 17 गुना, तो 17/20। ये क्या होता है? 80% पता है ना, 4/5 होता है। 16% अभी आपको बताया मैंने, 4% का 4 गुना, मतलब 1/25 का 4 गुना। ठीक है, 4/25। बस इसको करना है सिंप्लीफाई, आपका आंसर एकदम फ्रेश रेडी है। 4 से काटा इसको 5 बार, 17 से और 4 से इसको काटोगे तो 32 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 25 का 32 गुना, और फिर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20,000 मिल जाएगी आपको वैल्यू टोटल वोटर्स की। आई थिंक अभी तो क्लियर है ना यार? एक बार ट्री से कराओ, ट्री इसमें लगाऊंगा मैं? कैसी बातें कर रहे हो यार, इसमें ट्री कैसे लगेगा? लगा भी दोगे तो कोई लॉजिक, मैं तो सीआई में भी नहीं लगाने देता, मैं तो सीआई में भी नहीं लगाने देता। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद दोबारा करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तुमको समझा के भेजूंगा मैं, ठीक है? ब्रेक है आपका, पानी वानी पी लो फटाफट से और फिर आ जाओ। चलो जी, समझो ध्यान से।
पता है बहुत सारे बच्चों के ना डाउट्स जो आ रहे हैं उनको कैटर करता हूँ। पहले मैंने आपके डाउट्स पढ़ लिए। बच्चे कह रहे हैं सर टोटल वोटर्स हैं 100%, ठीक है, उसमें से 15% लोगों ने वोट नहीं दिया, उसमें से 20% का वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, तो बचे 65%। इतने वैलिड वोट्स हैं तो उसके ऊपर लगाओ ना। बच्चे ऐसे कह रहे हैं, बट ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप फिर पता है क्या कर रहे हो, आप टोटल वोटर्स की परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे कि 100% वोट्स हैं तो ये 15% टोटल वोटर्स के, फिर उसके बाद 20% भी टोटल वोटर्स के। ये गलती है। उसने बोला 15% लोग वोट देने नहीं आए, ये तो ऑब्वियसली टोटल वोटर्स का ही होगा। फिर उसने पता क्या बोला, फर्दर 20% ऑफ वोट्स पोल्ड। मतलब मतलब ये हुआ कि जो वोटर डाले जा चुके हैं, मतलब इस 85% का, इस 85% का 20%, मतलब इसका 1/5। इसका 1/5 पता है आपको कितना होता है? इसका 1/5 20%, यानी कि 17 लोग वोट देने नहीं आए। मतलब 68% लोग देने आए वोट, सॉरी 68% का यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये वाले लोग तो वोट ही नहीं देने आए। ठीक है, इनका वोट इनवैलिड कर दिया। ये फाइनली वैलिड वोट्स बने हैं। ठीक है, आप जो कर रहे हो ना, आप इन दोनों को जोड़ रहे हो, 15 + 20 को जोड़ के घटा रहे हो, 65 बना रहे हो, वो गलत है। क्योंकि उसका मतलब तो ये हुआ कि आप वो परसेंटेजेस टोटल वोटर्स की कैलकुलेट कर रहे हो, पर टोटल वोटर्स की करनी नहीं है। पहले वाली तो टोटल वोटर्स की है, दूसरे वाली कास्टेड वोटों की है, वोट्स पोल्ड की है वो। ठीक है, तो या तो ऐसे करो 68%, उन 68% के बाद फर्दर आप देखोगे तो उस 68% का 58% बोला है कि उस 68% का 58% वैलिड वोटों का 58% विनर को मिले। तो यहां पे देखोगे, यहां से लेंदी होता जाएगा, अब लेंदी होता जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, इस क्वेश्चन को यूनिट्स में मत करो, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं जो चीज सजेस्ट कर रहा हूं, पहले तो अभी मैंने डाउट क्लियर किया आपका। अब मैं क्या चीज सजेस्ट कर रहा हूं आपको, आपने माना टोटल वोटर्स टी है, उसमें से 15% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 85% लोगों ने वोट दिया, मतलब 17/20। उसमें से 20% इनका, 20% लोग इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, तो 80% वैलिड हो गए। और उसमें से, अब इनमें से क्या हुआ है, इनमें से फर्दर पता क्या हुआ है, इनमें से फर्दर इस बार वैलिड वोटों का बोला, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 58% अगर विनर को मिले तो बाकी 100 - 58%, क्योंकि टोटल परसेंट तो 100 होता है ना। अब ये वैलिड का तो अपने आप का 100% हुआ ना, वैलिड का तो अपने आप का 100% हुआ। अब ये वैलिड का 58% है, तो यहाँ पे बाकी कितना होगा, वैलिड का 100 - 58%, यानी कि 42%। इस वैलिड का 42% लूजिंग कैंडिडेट को मिलेगा। तो ये कितने वोटों से जीत गया, ये 16% वोटों से जीत गया। तो यहाँ पे 16% से मल्टीप्लाई करो, 16% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/25। तो इस 16% की वैल्यू तुमने निकाल ली है, क्या ये वो 2176। बस यहाँ पे काटो पीटो सॉल्व करो, टी की वैल्यू मैंने बहुत बार निकाल के दिखा दिया आपको, 20,000 आएगी। थोड़ा रिवाइज करना है अच्छे से, चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं कितनी बार मर्जी रिपीट करने को तैयार हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझा के भेजना है आपको। ठीक है, और ये भी मत सोचना कि ज्यादा रिपीट करोगे तो कोई क्वेश्चन रह जाएगा, क्वेश्चन भी सारे कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी सारे कराऊंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, सब बढ़िया कराऊंगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें एक बच्चा जब प्रो लेवल पे पहुंचता है ना, तो सक्सेसिव लगाता है, सक्सेसिव से मजा बहुत आता है और जल्दी बहुत हो जाता है सवाल। ठीक है, चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जल्दी से बनाएंगे। देखो जी, ध्यान से समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आपने। क्या चल रहा है इसके अंदर, कह रहे कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 16% शुगर है। ध्यान से समझो, 16% शुगर, बाकी कुछ होगा, पानी वानी होगा बाकी। ठीक है, ध्यान से समझना। एक सॉल्यूशन है, ये मान लो इधर है सॉल्यूशन।
इसमें क्या क्या है भाई, इसमें शुगर है, इसमें वाटर है, शुगर है, वाटर है। शुगर कितनी है 16%, ठीक है जी। वाटर कितना है बाकी का 84%। हमने क्या किया, हमने उठा के इसको रख दिया धूप में, ठीक है, धूप, ठीक है, इवेपोरेट करने के लिए धूप में रख दिया। धूप में रखा तो ये सॉल्यूशन में क्या हो गया, अब फिर सॉल्यूशन में क्या हो गया, सॉल्यूशन में ऐसा हुआ कि शुगर अब 24% हो गई, और यहाँ पे बाकी वाटर कितना होगा फिर 76% हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके लिख दिया बस। धूप की वजह से क्या हुआ, ये लिखा हुआ है कि 17 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया, 17 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है जी, होने दो, क्या कर सकते हैं, पानी ऊपर उड़ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन किया मैंने, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बस मैंने किया। ठीक है, ये बात है। अच्छा, ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज तुम देख पा रहे हो जो इसके अंदर तुम्हारे काम की है, जिससे तुम इसको निकाल पा रहे हो, जो डॉट सही से कनेक्ट हो जाएगी। अब मुझे एक चीज दिख रही है यार, धूप में रखूंगा मैं तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, पर चीनी के साथ क्या होगा, चीनी तो वहीं रह जाएगी। चाहे तुम उसको धूप में रख दो, उबालते रहो उबालते रहो उबालते रहो, चाहे उसको तुम क्या नाम है जून की गर्मी में तपती दोपहरी में तुम बाहर रख दो, पानी ऊपर चला जाएगा, बात ठीक है, पर शुगर तो उसी के अंदर ऐसे कैसे पड़ी रहेगी, शुगर तो कहीं नहीं जाने वाली, शुगर की उतनी रहेगी क्वांटिटी। ओके चलो, ये काम की चीज थी, तो हमें समझ में आ गया कि क्वांटिटी ऑफ शुगर विल नॉट चेंज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि क्वांटिटी ऑफ शुगर जो होगी वो चेंज नहीं होगी। क्वांटिटी ऑफ शुगर बदलेगी नहीं, उतनी रहेगी। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ शुगर निकालेंगे कैसे, क्वांटिटी ऑफ शुगर निकालेंगे कैसे, ऐसे करेंगे भाई, जो शुगर सॉल्यूशन का परसेंटेज दिया होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो, शुगर सॉल्यूशन का परसेंटेज है, इधर भी है इधर भी है, कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे शुगर एस परसेंटेज, ये शुगर परसेंटेज ऑफ टोटल सॉल्यूशन, शुगर परसेंटेज ऑफ टोटल सॉल्यूशन, ऐसे ही करके निकालेंगे आई थिंक हम, जब अगर निकालेंगे तो ऐसे ही करके निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात बोली, अभी तो मैंने सीखी रॉकेट साइंस बोली नहीं है। पर अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि शुगर का पहले अलग था, शुगर परसेंटेज बाद में अलग है, शुगर परसेंटेज पहले अलग था बाद में अलग है। इवन 17 लीटर पानी भी इवेपोरेट हो गया, तो टोटल क्वांटिटी पहले भी अलग थी, पहले अलग थी और अब अलग है। तो ये कुछ वैसा वैसा दिखाई नहीं दे रहा तुमको, A1 इंटू B1 इज इक्वल टू C, A2 इंटू B2 इज इक्वल टू C। अगर क्वांटिटी ऑफ शुगर इज कांस्टेंट, क्वांटिटी ऑफ शुगर इज कांस्टेंट, व्हिच इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो जो S1 S2 की रेशियो होगी उससे उलट रेशियो होगी टोटल सॉल्यूशन की मेरे भाई। तो यहां पे अगर आप S1 S2 को देखोगे तो क्या रेशियो है 16:24, 8 से कैंसिल किया तो 2:3 की रेशियो आएगी। तो जो ये शुगर सॉल्यूशन की रेशियो है उससे उलट रेशियो आएगी टोटल क्वांटिटी की, मतलब 3:2। ठीक है, टोटल क्वांटिटी 3 से 2 हो गई, टोटल क्वांटिटी में क्या कम हुआ ऐसा, क्या टोटल क्वांटिटी में शुगर कहीं चलेगी ना, पानी गया बस। और पानी कितना गया अपने को पता है, ये तो 17 लीटर पानी गया, तो एक यूनिट जो कम हो गई वो 17 लीटर के बराबर है। तो शुरू में क्वांटिटी कितनी थी 17 का 3 गुना, यानी कि 51 लीटर क्वांटिटी थी शुरू में, 51 लीटर क्वांटिटी थी। अब इसको बहुत आसान तरीके से, इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आपने ये देखना था कि यार शुगर कांस्टेंट रहेगी, शुगर सॉल्यूशन जो है वो 16% से हो रहा है 24%, अगर मैं 8 से कैंसिल करूं तो मतलब शुगर सॉल्यूशन 2 से 3 हो रहा है, तो क्वांटिटी 3 से 2 हो जाएगी, क्वांटिटी तो 1 से कम हो गई पर हुई तो 17 से कम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 17 यानी कि 51 लीटर हो जाएगी। बस इतना ही करना था इस सवाल में। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। एक बच्चे ने बीच में सवाल पूछा था वोटिंग वाले क्वेश्चन का कि सर पिछले सॉल्यूशन में क्यों नहीं लगा था, एक बच्चे ने पिछले में क्यों नहीं सक्सेसफुल लगा था, ऐसे पूछा था किसने, क्योंकि पिछले में वो सारी की सारी जो परसेंटेजेस हो रही थी कैलकुलेट, वो टोटल वोटर्स की हो रही थी, तो हर बार बेस सेम था। बाद में जो जस्ट रिसेंट क्वेश्चन है उसमें हर बार बेस चेंज हो रहा था, इंक्रीज वैल्यू को बार बार चेंज कर रहे थे। ठीक है, इसका और कोई तरीका है इससे छोटा और इससे आसान तो नहीं है, वैसे तो बहुत तरीके हैं। ठीक है, अब आपको बहुत सारे तरीके सीखने हैं या बेस्ट तरीका सीखना है, अब ये देखो आपको जो चीज के लिए मैं जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसके बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे, बट ये दिस वन इज द बेस्ट। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, एक बार दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि आप क्या करोगे, S1 परसेंटेज निकालोगे टोटल क्वांटिटी का, S2 परसेंटेज निकालोगे
टोटल क्वांटिटी का। इससे आपको पता लग जाएगा शुगर कितनी है, इससे आपको पता लग जाएगा शुगर कितनी है। अब आपको पता है कि शुगर तो कांस्टेंट रहेगी, शुगर तो कहीं जाने से रही, तो मतलब जो इसकी और इसकी रेशियो होगी उसका रेसिप्रोकल इसकी और इसकी रेशियो होगी। ठीक है, तो यार आपको पता है S1 S2 की रेशियो क्या है, 16% एंड 24%, मतलब रेशियो हो गई 2:3। तो आपको पता है Q1 Q2 की रेशियो क्या होगी, वो रेशियो होगी 3:2। मतलब पहले क्वांटिटी थी 3 यूनिट, अब हो गई 2 यूनिट, मतलब क्वांटिटी कितनी कम हो गई, 1 यूनिट कम हो गई क्वांटिटी। पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्वांटिटी कम हुई है 17 लीटर, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 17 लीटर है। हमने क्या निकालनी है, स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, मतलब इनिशियल क्वांटिटी तो 3 यूनिट है ना बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 लीटर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 17 यानी कि 15 लीटर्स। बताओ अब तो, बताओ बताओ बताओ, क्यों वाटर है क्या, नहीं भाई टोटल क्वांटिटी है यार, कैसी बात कर रहे हो। अभी 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 तो बच्चे पूछ रहे हैं एलिगेशन से करके दिखाओ, जो टॉपिक पढ़ा ही नहीं उससे करके दिखा दूं मैं, फिर आप ऐसे करके बैठोगे बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे, क्या फायदा भाई, जो टॉपिक कराऊंगा तब मैं पढ़ा दूंगा उससे, और पहली बात ये एलिगेशन से नहीं होगा ये वाला सवाल। ठीक है, तो शांत रहो, चीजों को समझो, सही तरीके से अप्लाई करो। अब कहने को तो इसमें कुछ और चीजें मैं बना दूं, एलिगेशन भी लग जाए किसी ना किसी तरह, बट जो चीज बेस्ट है अब वो लगाइए ना। हर एक कॉन्सेप्ट के 2500 सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, हमें एक चाहिए जो हमारा टाइम बचाएगा। अभी दोबारा करोगे आप ये मेथड, आपको ये टॉपिक बहुत सॉलिड कर दूंगा, ये टाइप टेंशन मत लो। ये वाला देखो सेम टाइप पे क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान से बनाना, बिल्कुल सेम टाइप पे क्वेश्चन है। अभी सवाल में ना ये मत सोचना कि फ्रेश फ्रूट्स का मतलब इसमें यूजुअली पता है क्या है, कि हम सोचते हैं कि इसका मतलब कुछ गलत तरीके से, ड्राई फ्रूट हम सोचते हैं काजू बादाम की बात हो रही है, नहीं 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 नहीं, ये उसी फ्रेश फ्रूट के ड्राई वर्जन की बात हो रही है। मैं तुमको बताता हूँ, तुम सबने ऑरेंज तो देखा ही होगा, तुम सबने ऑरेंज तो देखा ही होगा। अगर आप उसको एक फ्रेश ऑरेंज है तो उसको क्या बोलोगे तुम, ठीक है फ्रेश बोल देंगे हम इस बात को। तुमने उठा के, मतलब जून का महीना है और तुम उसको रोज धूप में रख देते हो, एक हफ्ते बाद वो कैसा सा हो जाएगा देखो, बिल्कुल सिकुड़ सा जाएगा वो, तो उसको बोलो, उसको हम बोल रहे हैं ड्राई फ्रूट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पहले मतलब क्लियर होना चाहिए, सूखा फल किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रेश है, ये ड्राई है। अब आप सबने देखा है जब आप यार कोई अगर लिख रहा है या इधर उधर ध्यान है, प्लीज मेरी बात सुन लो, फिर समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है, आप सबने देखा है जूस निकालते समय, जब जूस निकाला जाता है, जब भी मान लो ऑरेंज का जूस निकाला जाता है, आपने घर पे या बाहर कहीं ना कहीं देखा है कि क्या होता है, हम उस कंटेनर के अंदर, जो कंटेनर होता है जिसमें से जूस निकाला जाता है, उस पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर, जूसर के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑरेंज को डालते हैं, ऊपर से प्रेस करते हैं, एक तरफ से तो जूस बाहर आ जाता है जो हम कलेक्ट कर लेते हैं, और दूसरी तरफ से एक बहुत ही ड्राई पार्ट, उसमें से मतलब कुछ उसमें नमी नहीं होती, बिल्कुल सूखा सा पार्ट बाहर आ जाता है। ठीक है, जो वो सूखा सा पार्ट बाहर आता है उसको हम बोलते हैं पल्प। ठीक है, और जो जूस आता है उसको हम वाटर बोल देंगे, या जूस कुछ मर्जी बोल दो। तो एक कोई भी फ्रूट होता है ना, कोई भी फ्रूट होता है, वो दो हिस्सों से बना होता है, एक तो वाटर और एक पल्प। ठीक है, समझ गए, पल्प मतलब बिल्कुल सूखा हिस्सा, बिल्कुल सूखा हिस्सा, और वाटर का मतलब जूसी पार्ट उसके अंदर जो है सारा का सारा। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है कि 58 एक फ्रेश फ्रूट है, अगर एक फ्रेश फ्रूट की बात करें हम, तो कह रहा है फ्रेश फ्रूट के अंदर 58% ना, कि उसके अंदर 58% वाटर होता है, तो बाकी पल्प कितना होगा फिर, पल्प कितना होगा, बाकी का 42% पल्प होगा। और अगर एक ड्राई फ्रूट हो जाता है, कह रहे ड्राई फ्रूट के अंदर मात्र 2% होता है वाटर, बाकी सारा पल्प होता है। ठीक है जी,
अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्वांटिटी भी तो कम होगी ना। आप एक अगर फ्रेश फ्रूट को धूप में रख दोगे तो वो कम हो जाएगी उसकी क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट होगा, वाटरी पार्ट होगा, वो इवेपोरेट होने लगेगा। ठीक है, वो इवेपोरेट होने लगेगा, वो ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो अब वही बात है यार, इसमें और इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? मुझे पता है कि क्वांटिटी ऑफ पल्प विल रिमेन सेम। पल्प नहीं चेंज होगा। अब चाहे उसको धूप में रखो चाहे कहीं रखो, उसके अंदर जो सूखा हिस्सा है ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो किसी धूप में नहीं उड़ने वाला। ठीक है, तो पल्प की क्वांटिटी सेम रहेगी। अच्छा, पल्प कैसे निकालोगे आप? इमेजिन करो, पल्प निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पल्प का परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी, ऐसे करोगे आपको पल्प की वैल्यू पता लग जाएगी कितनी है। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे पल्प का परसेंटेज और फिर टोटल क्वांटिटी से आपको पल्प की वैल्यू पता लग जाएगी। अब ऑब्वियसली कोई एक फ्रूट है, अलग अलग स्टेजेस पे है, एक टाइम पे वो फ्रेश हुआ करता था, फिर वो ड्राई हो गया, पर उसके अंदर पल्प तो उतना जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, क्वांटिटी ऑफ पल्प थोड़ी ना बदल जाएगी। ठीक है, तो ये वही वाला सिचुएशन हो गया, a1 इंटू बी वन इज इक्वल टू सी, a2 इंटू बी टू इज इक्वल टू सी। तो जो a1 a2 की रेशो होगी वही उससे उलट होगी q1 q2 की रेशो। q1 q2 मतलब टोटल क्वांटिटी। तो यहां पे अगर आपने देखा पल्प की क्या रेशो है भाई, पल्प पहले 42% होता था, अब 98% हो गया। पल्प पहले होता था 42%, बाद में हो गया 98%। तो ये पल्प की रेशो आएगी। ठीक है, आपने निकाल लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे आप कैंसिल करोगे 3:7 की रेशो आ जाएगी। बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये रेशो 3:7 है तो क्वांटिटीज की क्या रेशो आएगी? 7:3। क्वांटिटी कह रहे फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी हमने बतानी है। अगर हम 105 केजी फ्रेश फ्रूट लें तो उससे ड्राई फ्रूट कितना निकलेगा? तो क्वांटिटी तो आपके सामने ही है। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 105 केजी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 15 केजी। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 गुना 15 यानी कि 45 केजी हो जाएगी। तो अगर आप 105 केजी फ्रेश फ्रूट लोगे तो उससे सिर्फ 45 केजी ही ड्राई फ्रूट निकलेगा। बताओ, इज इट क्लियर सभी को? परफेक्टली सेम पिछले वाला जैसा सवाल था, बिल्कुल उसी की एक एप्लीकेशन थी। क्लियर है सबको? बहुत सही यार, बहुत सही। एक बार दोबारा देख लो फटाफट से क्विक। ये अपने को दिया हुआ है, अपने को पता है पल्प की क्वांटिटी तो नहीं बदलेगी। पल्प की क्वांटिटी कैसे निकालोगे? पल्प परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी उससे मिल जाएगा, पल्प परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी उससे मिल जाएगा। पल्प तो सेम रहेगा, सूखा हिस्सा तो उतना ही रहेगा। तो जो पल्प परसेंटेज की रेशो होगी ना, उससे उलट रेशो होगी क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 की। तो पल्प परसेंटेज की रेशो निकाली 3:7 आई, तो टोटल क्वांटिटी की रेशो होगी 7:3। तो मतलब क्वांटिटी 7 से 3 हो जाएगी अगर इनकी बात हम माने तो क्वांटिटी पहले तो 105 थी, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 105 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 15 यानी कि 45 किलो, 45 केजी हो जाएगी। एक और सेम सवाल बना के दिखाओ। देखिए, एक लार्ज वाटरमेलन है, 20 केजी वेट है जिसका, उसमें 96% वाटर जो वेट है वो वाटर का है। एक वाटरमेलन है, इसमें से अगर आप देखोगे तो 96% तो वाटर है, तो बाकी कितना हो गया? 4% ड्राई पार्ट हो गया, मैं कह सकता हूं, या पल्प कह सकता हूं। उसके अंदर जो सूखा हिस्सा है पल्प, और ये वाटर हो गया। कह रहे व्हेन इट इज पुट अंडर द डायरेक्ट सनलाइट सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स एंड ओनली 95% वाटर इज लेफ्ट। तो दूसरे केस में क्या कह रहा है? अब कह रहे हैं 95% वाटर रह गया, मतलब 5% पल्प हो गया फिर। ठीक है जी, ये बात भी ठीक है।
कह रहे व्हाट इज द रिड्यूस्ड वेट, अगर 20 केजी वेट था तो। बच्चों बड़ा सिंपल है सवाल, देखो आप देख रहे हो कि पल्प 4% से 5% हो गया, मतलब पल्प 4 से 5 हो गया, तो क्वांटिटी 5 से 4 हो जाएगी। क्वांटिटी 5 से 4 हो गई, मतलब 5 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 का 4 गुना मतलब 16। पल्प परसेंटेज की बात है, वही उसकी जो रेशियो उससे उलट क्वांटिटी की रेशियो, तो 16 केजी हो जाएगी क्वांटिटी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, आई थिंक। बहुत ही मस्त सर, बहुत ही मस्त। चलो एक ही वाला टाइप हो गया ना, बहुत अच्छे से हो गया, बहुत बार हो गया तो अब क्लियर हो जाएगा। चलो एक इसी का एक और मॉडिफाइड वर्जन इसी अप्रोच का, जल्दी से बताओ फटाफट से सारे के सारे बच्चे क्या होगा इसके अंदर, जल्दी से बताना फटाफट से, आंसर चाहिए सभी स्टूडेंट से। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि जो कंजम्पशन होती है उसको अगर आप प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्सपेंडिचर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में चावल आता है, चावल जो आता है मान लो उसका जो प्राइस है वो 60 रुपीज पर केजी है, और आपके घर जो खपत होती है, जो चावल खाया जाता है, वो हर महीने 30 केजी चावल खाया जाता है, तो कुल मिला के चावल के ऊपर 1800 रुपए का खर्चा हो गया। आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो, 1800 रुपए का खर्चा हो गया चावल के ऊपर, ठीक है। तो अगर ऐसा हम कंसिडर करें कि पहले इस कंपनी की इस फैमिली की कुछ कंजम्पशन थी और वीट का कुछ प्राइस हुआ करता था, इन्होंने कुछ खर्चा किया, उसके ऊपर खर्चा होता, तो ठीक है। कह रहा है कि अब ना क्या हुआ, प्राइस चेंज हो गया, इसकी वजह से उन्होंने अपनी कंजम्पशन भी चेंज कर ली, पर उन्होंने क्या किया, उनका एक्सपेंसेस अनअल्टर्ड, मतलब बदलना नहीं है, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर सेम रखना है, वो नहीं बदला जाएगा, वो सेम रहेगा। तो बच्चों A1 इंटू बी वन इज इक्वल टू सी, A2 इंटू बी टू इज इक्वल टू सी। तो अगर ऐसा है तो जो कंजम्पशन की रेशियो होगी उससे उलट प्राइस की रेशियो होगी, या मैं कह सकता हूं कि जो प्राइस की रेशियो होगी उससे उलट कंजम्पशन की रेशियो होगी। आपने देखा कि प्राइस जो है वो तो 25% से इंक्रीज हुआ है प्राइस जो है 25% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 1/4 से, मतलब प्राइस पहले 4 होता था फिर 5 हो गया। और उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो कंजम्पशन का क्या हुआ होगा, कंजम्पशन 5 से 4 हो जाएगी, कंजम्पशन जो होगी 5 से 4 हो जाएगी। तो कंजम्पशन अगर 5 से 4 हो गई तो आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे कितने प्रतिशत कम हो गई कंजम्पशन, एक कम हो गई, एक कम हो गई 5 पे, एक कम हो गई 5 पे तो 100 पे कितनी, यानी कि 20% से कंजम्पशन कम हो जाएगी, 20% से कंजम्पशन कम हो जाएगी। देख पा रहे हैं हम, समझ पा रहे हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं है तो बता सकते हो आप शेयर कर सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत है तो। देखो आपको पता है प्राइस 4 से 5 हो रहा है, तो कंजम्पशन की रेशियो तो उससे उल्टी होगी ना, 5 से 4 हो जाएगा प्राइस। 5 से 4 होने का क्या मतलब है, 5 था पहले, अब एक कम होके 4 हो जाएगी कंजम्पशन। तो एक की कमी आ गई, पर कितने पे आई है, 5 पे आई है ना, एक की कमी आ गई 5 पे, तो एक की कमी आ गई 5 पे, तो एक 5 का कितना परसेंट होता है, 1/5 तो 20% ही होता है ना मेरे भाई। एक सवाल और बता दो फटाफट से फिर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो इस बार क्या हुआ है, अगेन वो पर्सन कह रहा है कि प्राइस तो बढ़ गया, बट वो इंसान अब 36 किलो कम खरीद रहा है, 4 रुपीज 2376। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो बंदा अपना एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं कर रहा, कह रहे कि प्राइस बढ़ गया, अब वो 36 किलो कम खरीदेगा उतने रुपए में, उतने रुपए में, मतलब उस बंदे ने एक्सपेंडिचर नहीं बदला,
एक्सपेंडिचर सेम है, तो जो प्राइस की रेशियो उससे उलट कंजम्पशन की रेशियो। प्राइस की रेशियो क्या है? प्राइस ना 37.5% से बढ़ गया, मतलब 3/8 से बढ़ गया। मतलब पहले प्राइस 8 होता था, अब 3 बढ़ के 11 हो गया। तो कंजम्पशन की रेशियो क्या होगी? उससे उलट होगी, मतलब कंजम्पशन 11 थी अब 8 हो गई। पर ये तो कह रहा है कि कंजम्पशन कम हो गई, कितने से? 3 यूनिट से हो गई। पर सवाल में तो बोल रहा है कि 36 केजी से कंजम्पशन कम हो गई है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 36 केजी। 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 36 केजी हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 12 केजी। कह रहा है कि इंक्रीज्ड प्राइस बताओ, बड़ा हुआ प्राइस बताओ कितना है। तो आपको दिख रहा है कि 8 यूनिट कंजम्पशन है अब उसकी। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 गुना 12। तो अब 96 केजी की कंजम्पशन है उसकी, 96 केजी। अब वो 2376 रुपए में 96 केजी खरीद पा रहा है, ये हमें पता है। तो भाई कितनी हो गई कंजम्पशन इस पर्सन की? तो आप इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको 2400 माइनस 24 लिख सकते हैं, ये जो ऊपर है। 96 दोनों के नीचे डाल दो इधर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर आ जाएगी वैल्यू 25 और इधर आ जाएगी वैल्यू 0.25। 25 माइनस 0.25 इट विल बी 24.75 रुपीज, इतना प्राइस होगा। अब ऑब्वियसली जितना पैसा खर्चा किया उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं उससे कि जितनी कंजम्पशन हुई है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कितना प्राइस था, ठीक है, कितना प्राइस था। ठीक बात है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, एक बार फोकस पूरा बना के रखो भाई। आपको पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इतनी बात क्लियर है इसके अंदर कि एक्सपेंडिचर सेम रहेगा? पहले तो ये बताओ, इतनी बात क्लियर है कि एक्सपेंडिचर सेम रहेगा? पहले तो इतना बता दो, और बातें छोड़ो तुम, और बातें तो बाद में समझ में आएंगी, पहले इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं, कि इस भाई ने एक्सपेंडिचर नहीं बदला। वो पहले भी 2376 रुपए का खर्चा करता था, वो अब भी 2376 रुपए का खर्चा करेगा, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर नहीं बदला तो ये भी बात पक्की हो गई कि जो प्राइस की रेशियो होगी उससे उल्टी रेशियो होगी कंजम्पशन की। बताओ, ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? प्राइस की रेशियो क्या होगी? प्राइस 37.5% से बढ़ गया, 3/8 से बढ़ गया, मतलब प्राइस पहले 8 यूनिट था, अब 8 का 37.5% यानी कि 3 बढ़ के 11 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 8 और 11 की रेशियो है प्राइस की। जो प्राइस की रेशियो है, जो प्राइस की रेशियो है उससे उलट रेशियो है कंजम्पशन की, यानी कि 11:8, क्योंकि भाई ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो जो इसकी रेशियो उससे उलट इसकी रेशियो। मतलब इसका ये हुआ, ये बंदा पहले 11 खाता था अब 8 खाता है। ये पहले 11 चावल खाता था, 11 किलो या 11 का कोई मल्टीपल इतने चावल खाता था, अब 8 खाता है, इसका ये मतलब है। बट उसकी कंजम्पशन में कमी कितने से आई? उसकी कंजम्पशन में कमी तो 36 केजी से आई, पर हमें दिख रही है कि कंजम्पशन में कमी तो 3 से आई है। तो मतलब 3 की वैल्यू 36 है, 3 यूनिट की वैल्यू 36 केजी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12 केजी हो गई। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 11 गुना 12 यानी कि 132 केजी हो गई। और 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 8 गुना 12 मतलब 96 केजी हो गई वैल्यू। मतलब ये बंदा पहले 132 केजी खाता था, उस प्राइस में 132 केजी खरीदता था वो, अब उसी प्राइस में वो 96 केजी खरीदता है बस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अब बढ़ा हुआ प्राइस बताओ। अब एक बात बताओ, वो बंदा कितना खर्चा कर रहा है टोटल? 2376 रुपए का, और उसके बदले में उसे मिल कितना रहा है? कितना कितना लेके आ रहा है वो उसके बदले में? 96 केजी। तो 1 केजी का प्राइस क्या होगा? 24.75, ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी इसको करने का एक आसान तरीका बता देता हूं, 2376 को लिखो 2400 माइनस 24 और फिर 96 से डिवाइड कर दो, ये ज्यादा आसान होगा, ठीक है, ये ज्यादा आसान होगा। अब तो क्लियर है यार, बता दो, अब तो क्लियर है। चलो अब मेरी बात सुनो, ये जो भी ये लिंक में जो पिन, ये लिंक जो मैंने पिन किया हुआ है ना, इस कोर्स में जाके एनरोल कर लो, क्योंकि कल से क्लासेस परसेंटेज पार्ट 2 जो होगा वो इसी कोर्स में होगा। सुनो 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 सारे सुनो, परसेंटेज पार्ट 2 जो होगा वो इसी कोर्स में होगा। जो लिंक मैंने पिन किया हुआ है इसको जाके एनरोल कर लो अभी, ठीक है, ठीक है, समझो। सर एक्सपेंडिचर क्यों चेंज नहीं होगा? ऐसे करना, मैं बताता हूं। जो बच्चे कह रहे हैं ना एक्सपेंडिचर क्यों चेंज नहीं होगा, इस लाइन को ना 4 बार पढ़ना, क्वेश्चन वाली लाइन को एक बार, तब समझ में आएगा। बच्चों फोकस बहुत कम है। किसी का प्राइस बढ़ गया, अब वो 36 किलो कम खरीद पा रहा है इतने का, मतलब पहले 2376 रुपए में जो जितना खरीदता था ना, अब 2376 रुपए में वो उससे 36 किलो कम खरीद पा रहा है। तो मतलब दोनों जगह वो खर्चा तो 2376 का ही कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर सेम है मेरे भाई। सेशन करते हैं वाला एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लासेस जो मैंने लिंक पिन किया हुआ है उसमें होगी पार्ट 2 परसेंटेज का, कल ही क्लास है 4:30 बजे, और अब डेली क्लास है आपकी रोजाना शाम 4:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।